फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे देख लीजिएगा। नेट में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आइए इसे देखते हैं। प्रभाव, परिघटना और करों का प्रभाव। जो कल हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था। कर किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन देखा था हमने। अब कर के प्रभाव के बारे में देखेंगे कि कर का प्रभाव किन किन चीज़ों पे पड़ता है और कैसे पड़ता है। कर का प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रभाव। यह कर के मूल अधिरोपण के तत्काल परिणाम को दर्शाता है, उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर पहले कर लगाया जाता है, ठीक है। फिर परिघटना, अंतिम भार जो होता है वो किस पे पड़ता है। यह अंतिम या प्रत्यक्ष धन भार के स्थान को संदर्भित करता है। प्रभाव कर का प्रारंभिक भार है, घटना कर के अंतिम भार को संदर्भित करता है। प्रभाव अधिरोपण बिंदु पर है और घटना निपटान के बिंदु पर है, ठीक है। अब है कर के प्रभाव। कर का जो पहला प्रारंभिक भार देखे, उसके बाद अंतिम भार देखे। अब देख रहे कर के प्रभाव, जो अंतिम नतीजा परिणाम निकलता है। जब कर अधिरोपित एवं एकत्र किया जाता है तो इसमें करदाता और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में कई प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। यह उत्पादन, विकास, बचत एवं निवेश, उत्पादन, तकनीक, विकल्प आदि पर हो सकता है। सामूहिक रूप से इन प्रतिक्रियाओं को कर का प्रभाव कहा जाता है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं करों का आधार। आधिक्य एवं लोच, आधार, बेस, किस पे टैक्स लगाना है, ठीक है। यह उस वस्तु का कानूनी विवरण है जिस पर कर लगाया जाता है। उदाहरण, आय कर का आधार यह आय है, उत्पाद शुल्क, उत्पादन या पैकेजिंग आदि पर, ठीक है। इसमें प्रत्येक करदाता को कानूनी इकाई माना जाता है और कर को आधार कानूनी रूप से परिभाषित किया जाता है तथा देय कर समय आयामी होता है। सरकार के स्वनियम के अनुसार इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। अब है करों का आधार। आधिक्य एवं लोच, इलास्टिसिटी जिसे कहते हैं। कर की दर में वृद्धि, कवरेज में विस्तार के साथ राजस्व में वृद्धि। यदि कर के दायरे के विस्तार या कर के दरों में वृद्धि के साथ कर राजस्व बढ़ता है तो कर को लोचदार कहा जाएगा। ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। लोच बराबर कर राजस्व में अनुपातिक वृद्धि डिवाइडेड बाई इसके कवरेज या कर दरों में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, मैं इसे सर्कल कर देती हूँ। लोच बराबर कर राजस्व में अनुपातिक वृद्धि डिवाइडेड बाई इसके कवरेज या कर दरों में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आधिक्य किसे कहते हैं। कर की दर में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ कर संग्रह में जो वृद्धि होती है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ कर राजस्व बढ़ता है लेकिन कर कवरेज के विस्तार या कर दरों में वृद्धि के बिना बढ़ता है तो कर को उत्प्लावक, बायोंट कहा जाता है, ठीक है। बियोंट कहा जाता है, कर उत्प्लावक कहा जाता है। कर उत्प्लावक किसे कहा जाता है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ कर राजस्व बढ़ता है तो जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वृद्धि के साथ राजस्व भी बढ़ता है। जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता है, ठीक है। रेवेन्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लेकिन कर कवरेज के विस्तार या कर दरों में वृद्धि के बिना बढ़ता है। कर कवरेज में विस्तार नहीं होता है, कर दर में वृद्धि के बिना बढ़ता है और कर उत्प्लावकता कहा जाता है। कर उत्प्लावकता कहा जाता है कब, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ नेशनल इनकम बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ कर राजस्व बढ़ता है, कर राजस्व बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ रहा है, और फिर लेकिन कवरेज के विस्तार या कर दरों में वृद्धि के बिना, कवरेज में कोई विस्तार नहीं हो रहा है, और कर दर में भी, टैक्स में भी कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, टैक्स में जो वृद्धि है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई टैक्स में कोई वृद्धि के बिना बढ़ता है तो कर को उत्प्लावक कहा जाता है। और बस इतना ही है इसमें। आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या बताया है, उदाहरण जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मौजूद आयकर दरों एवं कर योग्य आय का मौजूद निर्धारण के साथ राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आयकर राजस्व भी बढ़ता है। जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ता है, रेवेन्यू भी बढ़ता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए आयकर में आधिक्य आता है, जिसलिए जो टैक्स है आयकर है, इनकम टैक्स है, आयकर है जो इनकम टैक्स, उसमें आधिक्य आता है, वो भी बढ़ता है, ठीक है। आयकर आधिक्य आता है। अब ये डायग्राम देखेंगे, देखिए डायग्राम में दिखाए गए इसी प्रकार उत्पाद शुल्क, यदि कोई नया माल मौजूद निर्धारण में नहीं लाया जाता है एवं कर दरों में वृद्धि के बिना यदि उत्पाद शुल्क राजस्व का संग्रह बढ़ता है तो यह उत्साहजनक है। तो आधिक्य बराबर क्या होगा, आधिक्य बराबर कर राजस्व में अनुपातिक वृद्धि, तब राष्ट्रीय आय में अनुपातिक वृद्धि। रेवेन्यू में इंक्रीज, तब नेशनल इनकम में भी इंक्रीज हो रहा है।
रेवेन्यू बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, ठीक है। आधिक्य का मतलब क्या होता है? आधिक्य का मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, पहले रेवेन्यू बढ़ रहा है, कर राजस्व में टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें अनुपातिक वृद्धि हो रही है, तब नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कर हस्तांतरण का विश्लेषण देखते हैं मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत के द्वारा कि कर की घटनाओं को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है बिक्री एवं खरीद लेन देन माध्यम से, कीमतों के संशोधन के माध्यम से। मूल्य संशोधन मांग एवं आपूर्ति लोच पर विचार करता है। मांग लोच अधिक होने पर विक्रेता वहन किए जाने वाले कर का हिस्सा अधिक होगा। यदि आपूर्ति लोच अधिक है तो क्रेता कर द्वारा वहन किए जाने वाले कर का हिस्सा भी अधिक होगा, ठीक है। देख लीजिए, ES डिवाइडेड बाई ED इक्वल टू क्रेताओं पर घटनाएं और डिवाइडेड बाई विक्रेताओं पर घटनाएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। थैंक यू। आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड और कोई टॉपिक जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। थैंक यू।